अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस लाइव सेशन में हम केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन के लेक्चर नंबर 2 को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे लेक्चर नंबर 1 में हमने अल्केन और साइक्लो अल्केन से रिलेटेड जो एमसीक्यूज थे पास पेपर के, जो कि फेडरल बोर्ड और एमडीकेट के पास पेपर के एमसीक्यूज थे, उनको हमने डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसमें हम आज की इस वीडियो में हम अल्कीन और अल्काइन से रिलेटेड पास पेपर के एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही हो तो वो जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कर लें ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन कर सकें। और जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम जो है वो लाजमी लिखें। इससे हमें ये आइडिया होता है कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लाइव लेक्चर को सुना जा रहा है। तो लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 1 मिनट लगता है। तो आइए 1 मिनट मुकम्मल हो चुका है और आज के इस पहले एमसीक्यू का हम आगाज़ करते हैं। एमसीक्यू में हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें C2H5SO3H जो कि कन्वर्ट हो जाता है C2H5OH प्लस H2SO4 में। चूज द करेक्ट टाइप फॉर दिस रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें कहा जा रहा है कि ये कौन सा रिएक्शन है जिसमें C2H5SO3H जो है वो कन्वर्ट हो जाता है C2H5OH प्लस H2SO4 में जाकर ये कन्वर्ट हो जाता है। हमें कहा जा रहा है चूज द करेक्ट टाइप। आप करेक्ट टाइप जो है वो सेलेक्ट करें इस रिएक्शन के लिए। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है रिडक्शन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है हाइड्रो ऑक्सीलेशन एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है हाइड्रेशन। तो 4 ऑप्शन आपके सामने जो है वो इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको जो है वो करेक्ट जो है वो सेलेक्ट करते हैं। इस रिएक्शन की सही पहचान जो है वो कितने स्टूडेंट करते हैं, आइए हम वो देखने जा रहे हैं। तो जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट करें तो और फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बताने जाऊँगा। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर जो मैं बताने जा रहा हूँ दिस इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज द करेक्ट आंसर। क्यों हाइड्रेशन है देखें, C2H5SO3H में जब हम वाटर शामिल करते हैं ना तो एक वाटर का जो एक हाइड्रोजन है H2O ना, पानी का फॉर्मूला क्या है H2O, एक हाइड्रोजन SO3H को मिल जाता है। एक जो है अगर हम बात करते हैं तो वो H2SO4 बनकर क्या हो गया, अलग हो गया। और इसके साथ जो है C2H5 के साथ जो है वो OH क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल की शक्ल में आ गया। तो ये रिएक्शन जो पॉसिबिलिटी है वो किस में है, हाइड्रेशन की शक्ल में। पानी को ऐड किया और ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, टूट भी गया। हाइड्रोलाइसिस भी हम उसके कह सकते हैं, यानी पानी मॉलिक्यूल इसमें ऐड हुआ। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज इन अकॉर्डेंस विथ द रूल। एमडीकेट 2014 के पास पेपर का सवाल है कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जो ऐड करेंगे किस रूल के मुताबिक, उस रूल का हमें क्या करना है, नाम बताना है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हुन्स रूल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है मार्कोनिकॉफ रूल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और डी में कहा जा रहा है ऑफबा प्रिंसिपल। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है और जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करें, फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बताने जाऊंगा। याद रहे कि इस रूल पर हमने जो है वो पूरा लेक्चर भी रिकॉर्ड किया है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो बी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल पर पूरा एक डिटेल लेक्चर जो है वो हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, पूरी इसकी डेफिनेशन को समझी, रिएक्शन से हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो रजिस्टर्ड ग्रुप के बच्चे हैं उनको ये लेक्चर, इनको जो है ये MCQ बहुत आसान लगा होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द कॉमन नेम्स ऑफ अल्कीन हैव द सफिक्स। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। हमें कहा जा रहा है कॉमन नेम, किसकी बात हो रही है, द कॉमन नेम्स ऑफ अल्कीन्स हैव द सफिक्स। अल्कीन्स जो है ना, इनका जो कॉमन नेम है, उनके कॉमन नेम के एंड में क्या आता है। 4 ऑप्शन आपके पास है ENE, YLENE, YEYLENE और ऑप्शन डी YNE। तो जल्दी से 4 ऑप्शन आपके पास है, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है। और बच्चे परेशान, भाई अल्कीन का सफिक्स तो ENE है, बेटा कॉमन नेम पूछा जा रहा है। भाई जैसे इथीन है ना,
गौर से सुनिएगा, इथीन है तो इथीन का कॉमन नाम क्या है, इथाइलिन। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं प्रोपीन है, प्रोपीन तो IUPAC नेम है, इसका कॉमन नाम क्या है, प्रोपाइलीन। तो इसी तरीके से द कॉमन नेम ऑफ अल्कीन हैव द सफिक्स, कॉमन नेम की बात हो रही है तो कॉमन नेम जो अल्कीन्स के होते हैं उसका सफिक्स उसके एंड में हमेशा YLENE आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है MDCAT 2012 के पास पेपर का सवाल है, इथीन ऑन पॉलीमराइजेशन गिव्स द प्रोडक्ट पॉलीइथीन, दिस रिएक्शन में बी कॉल्ड एस। भाई इथीन जो है ना वो पॉलीमराइजेशन, इथीन जब आपस में जुड़ जाते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो कहलाता है पॉलीइथीन। दिस रिएक्शन में बी कॉल्ड एस, इस रिएक्शन को क्या नाम देंगे? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एडिशन, ऑप्शन बी में कंडेंसेशन, ऑप्शन सी में सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है पायरोलाइसिस। तो अब जो है अब बच्चे परेशान कि भाई इथीन जो है वो पॉलीमराइजेशन के नतीजे में, इथीन ऑन पॉलीमराइजेशन गिव द प्रोडक्ट पॉलीइथीन, तो इस रिएक्शन को तो पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब पॉलीमराइजेशन की भी टाइप्स है ना, एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो अब आपने इस देखो पॉलीमराइजेशन का नाम तो दे दिया ना कि इथीन जो है वो पॉलीइथीन में कन्वर्ट हुआ, इस रिएक्शन को हम जो है नाम देते हैं पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन तो सवाल में लिख दिया। अब पॉलीमराइजेशन में हमें फैसला करना है क्या ये एडिशन पॉलीमराइजेशन की टाइप है या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की टाइप है, आपने ये बताना है। तो दो ऑप्शन हमारे पास है, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितने स्टूडेंट का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन जल्दी लाइव से ऑप्शन ए एडिशन पॉलीमराइजेशन। याद रखिएगा एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की टाइप होती है और एक होती है एडिशन। तो इथीन जो है वो आपस में ऐड होकर पॉलीइथीन बनाते हैं, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन की टाइप्स है। याद रखिएगा पॉलीमराइजेशन की टाइप्स में हमने ऑलरेडी लेक्चर जो है रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर आप रजिस्टर्ड ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए MCQ बहुत ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन इथीन। इथीन के अंदर कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? ऑप्शन A, B, C एंड D। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन इथीन, इथीन के अंदर जो है वो कार्बन एटम के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन इथीन। इथीन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? जल्दी से ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है sp2। याद रखिएगा इथेन में हाइब्रिडाइजेशन थी sp3, इथीन में जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और इथाइन में हाइब्रिडाइजेशन होती है sp होती है। ये अच्छे से याद रख लो। तो इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इथीन पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है अल्कीन्स अंडरगो। MDCAT 2019 का सवाल है ये, अल्कीन अंडरगो। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्शन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो चार ऑप्शन हमारे पास है और हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अल्कीन्स अंडरगो, अल्कीन कौन सा रिएक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो चार ऑप्शन हमारे पास है और हमें एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। अल्कीन अंडरगो MDCAT 2019 का, MDCAT 2019 का ये सवाल है, अल्कीन अंडरगो। तो करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। उसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इसमें अल्कीन में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नॉर्मली ये देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है इथाइलिन ग्लाइकोल आर यूज एज। MDCAT 2014 का सवाल है, इथाइलिन ग्लाइकोल किसके तौर पर इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एनेस्थेटिक, ऑप्शन बी फ्रीजिंग एजेंट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है नॉकिंग एजेंट एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है एंटी फ्रीजिंग एजेंट। भाई इथाइलिन इनमें से कौन सा सही इस्तेमाल है इथाइलिन ग्लाइकोल का? MDCAT 2014 के पास पेपर पूछा गया है। एनेस्थेटिक यानी बेहोशी के तौर पर इस्तेमाल होता है। फ्रीजिंग एजेंट चीज़ों को जमाने के लिए तौर पे काम आता है। बी नॉकिंग एजेंट, नॉकिंग एजेंट वो होता है ना जो पेट्रोलियम में जो इंजन की आवाज़ को कम करता है, उसकी बात हो रही है। और एंटी फ्रीजिंग यानी चीज़ों को जमने से रोकता है। तो चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। इथाइलिन ग्लाइकोल आर यूज्ड एज, इथाइलिन ग्लाइकोल किसके तौर पर यूज होता है?
तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल किसके तौर पर इस्तेमाल होता है? एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर, यानी बहुत ज़्यादा ठंड के जो इलाके होते हैं वहाँ पानी को जमने से रोकने के लिए क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल इसमें शामिल कर देते हैं। क्योंकि पानी सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, चीज़ों को मतलब सफाई सुथराई बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, तो वहाँ ठंड की वजह से पानी तो जम जाता है। तो पानी को जमने से रोकने के लिए बाकायदा इथाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करते हैं और वो एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। यानी पानी का टेम्परेचर 0 से कम होगा लेकिन फिर भी पानी जो होगा वो फ्रीज नहीं होगा। किसकी वजह से? इथाइलिन ग्लाइकोल की वजह से। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है उसकी हम बात करने जा रहे हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। एमडीकेट 2015 के पास पेपर का सवाल, इसमें कहा जा रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ की बात हो रही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अल्कीन जो है वो किसके साथ ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ सबसे तेज़ी से रिएक्ट करेगा, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड और फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड और फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर ऑप्शन सी में कहा जा रहा है सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड और फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड और फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने स्टूडेंट का आता है। एमडीकेट 2015 के पास पेपर का एमसीक्यू है और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ और फिर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होता है वो कमज़ोर होता है, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का थोड़ा मजबूत होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का और मजबूत होगा और हाइड्रोजन फ्लोराइड का तो और मजबूत होगा। तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? हाइड्रोजन आयोडाइड की, फिर ब्रोमाइड की और फिर क्लोराइड की। नेक्स्ट हमारे पास है द डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स। एमडीकेट 2012 का सवाल है कि अगर हम डिहाइड्रेशन करते हैं इथाइल अल्कोहल से पानी का एक मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं विद कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ से रिएक्ट करवाते हैं, दर्जा हरारत लगभग 140 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्या मिलेगा? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इथीन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है डाइथाइल ईथर, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है अल्कोहल और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कार्बोऑक्सैलिक एसिड। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, द डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स। एमडीकेट 2012 में ये पूछा गया है, बहुत ही आसान सवाल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, इथीन। भाई इथाइल अल्कोहल से पानी का एक मॉलिक्यूल निकाल दो ना, क्या बचेगा? इथीन निकलेगा। ये बाकायदा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में मैं आपको बता दूं ना, ये मैं आपको थोड़ा डायग्राम से आपको बता देता हूँ। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथीन जिसने पढ़ा होगा ना तो इसके लिए आसानी होगी। भाई ये इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है ना, अगर इसे डिहाइड्रेशन कर दो तो पीछे क्या बचेगा? पीछे कार्बन कार्बन के दरमियान क्या बचेगा? डबल बॉन्ड बचेगा और ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा इथीन। यही बन गया ना? ओके, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? हमारे पास इसका करेक्ट आंसर द डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? इसका इथीन है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन प्रोपीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हमें कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड। एमडीकेट 2013 का सवाल है कि प्रोपीन को हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्या करवाने जा रहे हैं? रिएक्ट करवाने जा रहे हैं। तो प्रोपीन जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, हमें वो बताना है। अब यहाँ इतना आसान नहीं है, देखो भाई ये प्रोपीन का फॉर्मूला, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। अब हमारे पास जो है ब्रोमीन या तो यहाँ लगेगा या ब्रोमीन यहाँ लगेगा और इसी तरीके से हाइड्रोजन या तो यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा। तो यहाँ ये रिएक्शन इतना सिंपल नहीं है, यहाँ अप्लाई होगा मार्कोनिकॉफ रूल।
मार्कोनिकॉफ रूल पे क्योंकि हमने पूरा डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है तो मैं इसको थोड़ा सरसरी बताऊंगा। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता है, ठीक है, दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं हो सकता, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, और ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है भाई, ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं हो सकता। तो जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हम ऐड करते हैं तो वहाँ जो रूल अप्लाई होता है, वहाँ जो रूल अप्लाई होता है वो होता है मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक में कहा जाता है कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन में शामिल करते हैं तो पॉजिटिव पार्ट जो होता है इनकमिंग कंपाउंड का वो उस कार्बन के साथ अटैच होता है जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। अब अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात करूं तो ये पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव, और ये है पार्शियल नेगेटिव। जब इसको ऐड करूंगा तो मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक पॉजिटिव वाला उस कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाएगा जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। भाई इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, दो, तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला जो है वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास क्या होगा, ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ज्यादा हाइड्रोजन तो इसके पास है तो ये H इसके पास चला जाएगा और ये ब्रोमीन इसके पास। तो लिहाजा ये कंपाउंड जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, ये कंपाउंड जो बनेगा वो ये बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन नहीं बनेगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक। तो अब ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं भाई। ऑप्शन क्या है हमारे पास, A B C and D। एक मिनट थोड़ा सा मैं कैमरा फोकस कर लूँ भाई, A B C and D 4 ऑप्शन आपके पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन डी, 2 ब्रोमोप्रोपेन इसका क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो एमडीकेट 2012 के पास पेपर का सवाल है और इसमें कहा जा रहा है इन द रिएक्शन ऑफ इथीन विद ब्रोमीन द इंटरमीडिएट फॉर्म इज। भाई इथीन को हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, इथीन को जब हम ब्रोमीन के साथ क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन सा बनता है, ऑप्शन A B C and D। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इथीन को हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड इसमें कौन सा बनता है। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड इसमें जो बनता है करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, ब्रोमीन जो होगा दोनों कार्बन के साथ जुड़कर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ब्रोमिनेशन ऑफ, नेक्स्ट हमारे पास जो है ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन इफ शोन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज यूज फॉर। एमडीकेट 2018 का ये सवाल है। और ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन, ब्रोमिनेशन करते हैं ना भाई, देखो इथीन है ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये बन जाता है डाइब्रोमो इथेन बनता है। तो ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन इफ शोन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, भाई ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन शो कर रहा है, दिस रिएक्शन इज यूज फॉर, ये रिएक्शन किसके लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डिटेक्शन ऑफ कीटोन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, और डी में कहा जा रहा है डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ये रिएक्शन किस में इस्तेमाल होता है, जल्दी जिन्होंने वो पढ़ा होगा ना केमिकल टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन, तो उनके लिए आसान है, उसमें ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन का एक होता है ना रिएक्शन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। याद रखिएगा ब्रोमीन के साथ जब उसे रिएक्ट करवाते हैं तो ये डबल बॉन्ड होगा तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो जाएगा, और डबल बॉन्ड नहीं होगा तो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। करेक्ट आंसर क्या है, बी डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमोप्रोपेन विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एमडीकेट 2018 का गौर से सुनिएगा, एमडीकेट 2018 के पास पेपर का सवाल है। हमें कहा जा रहा है विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमोप्रोपेन, बाय द एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमोप्रोपेन विद अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएंगे ब्रोमोप्रोपेन को तो क्या बनेगा। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है प्रोपीन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ब्यूटीन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है इथीन एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है प्रोपेन। तो ये बाकायदा मैं आपको सवाल सॉल्व करके बता देता हूँ, रिएक्शन लिख के बता देते हैं कि भाई ब्रोमोप्रोपेन है हमारे पास। एक मिनट भाई मैं लिख लूँ, अब देखो ये हमारे पास जो है ब्रोमोप्रोपेन है ना, ब्रोमो और 3 कार्बन प्रोपेन। अब KOH क्या करता है, याद रखिएगा डीहाइड्रोएलिजिनेशन करता है। क्या करता है, KOH जो होता है वो क्या करता है, डीहाइड्रोएलिजिनेशन करता है, यानी हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों को निकालेगा। तो इन दोनों के दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये अगर पूरा निकल गया तो इन दोनों के दरमियान क्या बनेगा, डबल बॉन्ड।
तो ये डीहाइड्रोएलोजिनेशन करेगा अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जैसे ही हट जाएंगे इनके दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो क्या बन गया पीछे, प्रोपीन। क्या बना, प्रोपीन। तो हमारे पास विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन की एलिमिनेशन करवा रहे हैं किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। एमडीकेट 2018 के पास पेपर का सवाल है और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है, क्वेश्चन ये का इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, प्रोपीन इज द करेक्ट आंसर। यही सवाल कुछ इस अंदाज में आ सकता है, 1 ब्रोमोप्रोपेन रिएक्ट विद एक्वस KOH टू प्रोड्यूस, यही है ना भाई। अगर इस रिएक्शन को देखो 1 ब्रोमोप्रोपेन था, अब इसको एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, प्रोपीन बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या है, यही सवाल कुछ इस अंदाज में आ सकता है, 1 ब्रोमोप्रोपेन रिएक्ट विद एक्वस KOH टू प्रोड्यूस, आंसर क्या आ जाएगा, प्रोपीन इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद जो यहाँ आपको नजर आ रहा है ना, ये है आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म वाले तमाम पास पेपर के सवालात तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सर्च कर सकते हो MCQs ऑफ आइसोमेरिज्म, आगे लिख दो सिंध बोर्ड टीचिंग, तो आपको ये बाकायदा जो है वो आइसोमेरिज्म के फेडरल बोर्ड वाले लेक्चर भी मिल जाएंगे, और आइसोमेरिज्म के पास पेपर के MCQ की डिस्कशन भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं अल्काइन के पास पेपर की। एसीटोन इज प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ, भाई आइसोमेरिज्म वाले जो थे वो सारे जो है वो आप देख सकते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास अब जो है सवाल वो आ गए अल्काइंस के। एसीटोन इज प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ, एसीटोन जो है वो किसकी हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में प्रोड्यूस होगा, ऑप्शन ए इथाइन, ऑप्शन बी प्रोपाइन, ऑप्शन सी इथेन एंड ऑप्शन डी प्रोपेन। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ किसकी हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसीटोन मिलेगा। 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है प्रोपाइन। प्रोपाइन की जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, एसीटोन मिलता है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज ट्रीटेड विद वाटर वी गेट, फेडरल बोर्ड में भी ये रिएक्शन दिया हुआ है, सिंध बोर्ड में भी दिया हुआ है। कैल्शियम कार्बाइड को जब हम पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं वी गेट, हमें क्या मिलता है, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इथाइन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इथेन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है इथीन एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है इथेनॉल। व्हेन कैल्शियम कार्बाइड इज ट्रीटेड विद वाटर, इसे पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं क्या प्रोड्यूस होता है, बहुत ही आसान सवाल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइन के अंदर ये बाकायदा पहला ही रिएक्शन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए इथाइन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है अल्काइंस आर नॉन पोलर, दे आर सॉल्युबल इन, अल्काइंस जो है वो क्या है, नॉन पोलर है, दे आर सॉल्युबल इन, अल्काइन जो है वो नॉन पोलर है और ये किस में सॉल्युबल है, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डाईइथाइल ईथर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है बेंजीन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है टोलिन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑल। भाई अल्काइन जो है वो नॉन पोलर होते हैं, तो अब याद रखिएगा सेम चीज़ सेम के अंदर डिजोल्व होती है, हमारे टीचर हमें याद करवाते थे, पोलर चीज़ पोलर के अंदर डिजोल्व होगी, सॉल्युबल होगी, और नॉन पोलर के अंदर। तो ये हमारे पास जो है वो अल्काइन जो है यहाँ इसमें बता दिया, अल्काइन जो है वो क्या है, नॉन पोलर है, तो लिहाजा ये किसके अंदर सॉल्युबल होगी, डाईइथाइल ईथर नॉन पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है, टोलिन नॉन पोलर है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, डी ऑल ऑफ दिस, तमाम के अंदर क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एसिटाइलिन पॉलीमराइजेस टू मेक, एसिटाइलिन यानी इथाइन की बात हो रही है, अगर इसको पॉलीमराइज कर दें तो क्या बनेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड डी। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है बेंजीन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ब्यूटेन एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है हेक्सेन। तो 4 ऑप्शन आपके पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एसिटाइलिन पॉलीमराइजेस टू मेक। एसिटाइलिन जो है इसकी अगर पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, ए बी सी डी, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी बेंजीन। बेंजीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर बाकायदा ये रिएक्शन शामिल है, एसिटाइलिन की अगर हम पॉलीमराइजेशन करते हैं या ट्राइमराइजेशन करते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है। अगला सवाल एमडीकेट 2010 के पास पेपर का सवाल है, इथाइन मॉलिक्यूल इज फॉर्म व्हेन 2 कार्बन एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड बाय। हमें कहा जा रहा है इथाइन मॉलिक्यूल बनता है ना व्हेन 2 कार्बन एटम ज्वाइन टुगेदर, 2 कार्बन एटम ज्वाइन होते हैं टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, इनके दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, sp वाला ऑर्बिटल s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है,
2py वाला 2py के साथ, sp3 वाला sp3 के साथ, या sp वाला sp के साथ ओवरलैप करता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इथाइन मॉलिक्यूल इज फॉर्म व्हेन 2 कार्बन एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड बाय। MDCAT 2010 का बाकायदा ये सवाल है और आपके पास 4 ऑप्शन है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है डी इज द करेक्ट आंसर, sp ओवरलैप। तो इथाइन मॉलिक्यूल जो है जब 2 कार्बन एटम आपस में ओवरलैप करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बनता है तो वो कौन से ऑर्बिटल होते हैं, याद है ना, इथाइन के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी, sp ओवरलैप। नेक्स्ट हमारे पास है द फॉर्मूला ऑफ क्राइलोनाइट्राइल। क्राइलोनाइट्राइल का आपने फॉर्मूला बताना है, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। क्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मूला बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्राइलोनाइट्राइल का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ जाकर आज केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन के लेक्चर 2 को जो है वो मुकम्मल करते हैं। अगले लेक्चर में हम बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बाकायदा पास पेपर के MDCAT और फेडरल बोर्ड के पास पेपर के MCQs को हम डिस्कस करने जाएंगे। अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो MDCAT हो चाहे वो ECAT हो, तो हम आपको सजेशन देंगे कि आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। रजिस्टर्ड ग्रुप में पिछले 3 सालों से हम हज़ारों की तादाद में जो MCQ एक्सप्लेन कर चुके हैं, उन तमाम MCQs की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ तमाम कोर्स के टॉपिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ वीकली बेस पर आपके कई टेस्ट होते हैं और कोर्स के एंड पर कई रिवीजन ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं। तो याद रखिएगा, इतने ज़्यादा MCQ की एक्सप्लेनेशन फिजिकल क्लासेस में कोचिंग सेंटर हज़ारों रुपए चार्ज करने के बाद भी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते जितनी रजिस्टर्ड ग्रुप में प्रोवाइड की जाती हैं। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप ECAT या MDCAT की तैयारी में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।